हम लोगों ने अपने चैनल पर एनसीईआरटी के हर एक क्लास के हर एक चैप्टर का डिटेल एनालिसिस करने का शुरुआत किया था और इसी प्रोसेस में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को, जिसमें हम लोग समझेंगे क्रॉप क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ क्रॉप को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आगे हम लोग समझेंगे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें हम लोग 7-8 प्रोसेस को समझेंगे जो कि एक खेत में पूरे सीड को बोने से लेकर के फसल को काटने तक का होगा और इसे हम लोग डिटेल में समझेंगे एक एक करके। तो यही आज का हम लोग का वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। इसमें सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करेंगे क्रॉप किसको कहते हैं। ये क्रॉप और प्लांट में अंतर क्या होता है। व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस एट अ लार्ज स्केल देन इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। जब किसी खेत में एक ही तरह का फसल बहुत ही बड़े पैमाने पर बोया जाता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। अगर काइंड्स ऑफ क्रॉप का बात करें तो क्रॉप के जनरली 3 काइंड्स हो सकते हैं। एक होता है सीरियल्स, दूसरा होता है फ्रूट और तीसरा होता है वेजिटेबल्स। सीरियल्स मतलब अनाज आपका होता है, फ्रूट आपको पता है फल और सब्जियां। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग तरह के क्रॉप अपने खेत में लगाते हैं। क्रॉप पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, ठीक है, इसमें आपको पूछ दिया जाता है डिफरेंस या फिर आपको डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ दिया जाता है। रब सबसे पहले अगर बात करें खरीफ फसल क्या होता है, ऑल द टाइप ऑफ क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन। ध्यान रखिएगा इसके लिए पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो इसे हम लोग रेनी सीजन में बोते हैं जो कि जून जुलाई का समय होता है। एंड कट डाउन इन सितंबर अक्टूबर, और इससे ठंड आने से पहले हम लोग काट लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पैडी, जिसे हम लोग धान भी कहते हैं, मेज़ हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा और ग्राउंडनट हो जाएगा। अगर वही बात करें रबी क्रॉप का, तो रबी क्रॉप जो होता है दलहन पौधा होता है जिससे हम लोग को प्रोटीन मिलता है। तो वैसे सभी क्रॉप, ऑल द क्रॉप्स विच आर सोन इन विंटर सीजन दैट इज इन अक्टूबर एंड कट डाउन इन द मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप। तो वैसे सभी पौधे जो ठंडे के मौसम का शुरुआत होने से पहले बोए जाते हैं और फरवरी मार्च में आपको काट लिए जाते हैं, वो आपका रबी क्रॉप कहलाते हैं, ठीक है। वैसे जो लोग जिन्होंने गाय को पाला है उनको पता होगा कि रबी का भूसा मिलता है, जिसमें हम लोग गेहूं का भूसा यूज करते हैं, और कोई भी जो दाल के पौधे होते हैं उनका भी हम लोग भूसा यूज करते हैं खिलाने के लिए। तो इसमें ग्राम आ जाएगा, पी आ जाएगा, मस्टर्ड आ जाएगा और लिनसीड। लिनसीड को हम लोग अलसी भी कहते हैं, कॉमन भाषा में इसे हम लोग तीसी कहते हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो सबसे पहला है आपका है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, खेत को तैयार करना फसल बोने के लिए। दूसरा है सोइंग, उसके बाद उसमें फसल बोना। तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसमें खाद वगैरह मिलाना। नेक्स्ट है हम लोग का इरिगेशन, पानी पटाना। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, मतलब घास पतवार से बचाना। उसके बाद हार्वेस्टिंग, और लास्ट में हम लोग का हो जाएगा स्टोरेज, ठीक है। तो इसी को हम लोग डिटेल से एक एक करके समझने का कोशिश करेंगे। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ एक्टिविटी ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड दीज आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। खेती करना एक बहुत ही लंबा प्रक्रिया है जिसमें काफ़ी सारे प्रोसेस और एक्टिविटी इन्वॉल्व होते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें सबसे पहला स्टेप आपका है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इन विच सॉइल इज टर्न एंड लूजन। यह खेती का सबसे पहला स्टेप होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को टर्न करते हैं, मतलब उसको खोद करके नीचे वाले लेयर को ऊपर करते हैं और इसे लूज करते हैं, ठीक है। इट अलाउ रूट टू पेनेट्रेट डीप इनसाइड द सॉइल एंड ब्रीथ ईजिली। यह रूट को अलाउ करता है मिट्टी में काफ़ी अंदर जाने के लिए, पेनेट्रेट करने के लिए, और वहाँ पे वो ईजिली तरीक़ा से सांस ले सकता है जब मिट्टी लूजन होगा, तो और ईजिली वो क्या करता है, मिनरल और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाता है। द लूजन सॉइल ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स, ठीक है। जो लूजन सॉइल होता है वो अर्थवॉर्म के और माइक्रोब्स के, जो कि हेल्पफुल होता है क्रॉप के लिए, उसे ग्रो करने में मदद करता है। डेड प्लांट एंड विटामिन डिकम्पोज बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म एंड वेरियस न्यूट्रिएंट रिलीज बैक इनटू द सॉइल एंड अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होता है लगातार क्रॉप लगाने के बाद उसका रिप्लेनिश कैसे होता है, मतलब फिर से वो वापस कैसे आता है। तो जो भी डेड प्लांट या एनिमल या स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, डिकम्पोज कर दिए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जिसको हम लोग सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़े हैं, और वो फिर से बाद में क्या कर दिया जाता है, मिट्टी में रिलीज कर दिए जाते हैं न्यूट्रिएंट को, और इससे क्या होता है, वो अगेन रिप्लेनिश हो जाता है। टॉप लेयर ऑफ सॉइल कंस्टिट्यूट ह्यूमस, सॉइल के सबसे ऊपरी लेयर जो कि फर्टाइल होता है उसमें ह्यूमस होता है, और ह्यूमस के वजह से ही आपका सॉइल क्या होता है, फर्टाइल होता है अप टू वेरी फ्यू सेंटीमीटर विच सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, ठीक है। तो जहाँ तक ह्यूमस रहेगा वही मिट्टी आपको क्या करेगा, प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, उसके नीचे का नहीं करेगा, इसलिए बार बार इसको पलट करके सेव करना जरूरी हो जाता है। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप एंड प्लांट कैन यूज द प्रोसेस ऑफ
टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिल्टिंग और प्लगिंग। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको प्लगिंग और टिल्टिंग का पूछ दिया जा सकता है डेफिनेशन। तो क्या कहेंगे, दिस इज द प्रोसेस इन विच सॉइल इज लूजन और टर्निंग विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स है, बहुत सारे टूल्स हैं। यहाँ पे हम लोग अब टूल्स को देखेंगे, टूल्स ऑफ प्लगिंग एंड टिल्टिंग। तो इसमें सबसे पहला है जो प्लग है, प्लग आप देख सकते हैं, इसको हम लोग हिंदी में हल कहते हैं। और उसका ये हो है, ये आपको वीडिसाइड करने में भी मदद करता है। और तीसरा है कल्टीवेटर, जो मॉडर्न डे में चल रहा है हम लोग का, ट्रैक्टर से हम लोग खेत को जोतते हैं, ठीक है, बड़े बड़े लैंड पर और छोटे छोटे लैंड पे इस तरह से पहले होता था जिसमें बैलों का मदद लिया जाता था। दूसरा हम लोग का स्टेप है सोइंग। जब खेत हम लोग तैयार कर लेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सीड को बोएंगे और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सोइंग कहते हैं। दिस इज द प्रोसेस बाय विच सीड इज पुट इन द फील्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। यह प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सीड को फील्ड में डालते हैं और इसका अलग अलग तरीका हो सकता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोइंग कहते हैं। फॉर सोइंग गुड क्वालिटी एंड क्लीन एंड हेल्दी सीड इज सेलेक्टेड। अब देखिए, जब भी हम लोग सीड बोएंगे फील्ड में और उसके ऊपर मेहनत करेंगे तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एल्ड हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लीन और हेल्दी सीड को लेंगे, ठीक है। उसको सेलेक्ट करने का एक तरीका है जो मैंने बाद में डिस्कस किया है। फॉर द सेलेक्शन ऑफ गुड सीड द सीड्स आर पुट इन वाटर, इफ सीड्स सिंक इन वाटर द सीड इज गुड एंड इफ सीड फ्लोट इट डैमेज, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है पहचानने का, सीड को बोने से पहले उसको भिगो दें पानी में। कुछ सीड जो डैमेज हो चुके हैं वो ऊपर तैर जाएंगे और जो बढ़िया सीड है वो नीचे बैठ जाएगा। इस तरह से हम लोग डैमेज सीड को सेपरेट करके और जो बढ़िया सीड है सिर्फ उसी को खेत में डालेंगे। द डैमेज सीड बिकम हॉलो एंड एयर प्रेजेंट इनसाइड देम फ्लोट्स देम, ठीक है। बहुत सारे कीड़े होते हैं, जैसे एक एग्जांपल है आपका घून का, जो क्या करता है, सीड को अंदर से खा जाता है, बर्बाद कर देता है, तो वो हॉलो हो जाता है। और जब उसको हम लोग पानी में डालेंगे तो उसमें एयर भरा रहने के कारण वो ऊपर तैरने लगेगा और उसको हम लोग सेपरेट करके अच्छे सीड को खेत में डाल देंगे। टूल्स फॉर सोइंग सीड, सीड बोने के लिए टूल्स क्या है, तो सबसे पहला एक ट्रेडिशनल टूल हो सकता है, दूसरा मॉडर्न टूल में सीड ड्रिल आ जाएगा। तो ट्रेडिशनल में क्या है, जिस तरह से हम लोग जब हल चला रहे हैं वहीं पे एक कोनिकल फ्लक्स आप देख रहे हैं लंबा, इसको हम लोग इसमें सीड को धीरे धीरे डाल करके उसमें डालते जाएंगे और सीड बोता जाएगा हम लोग का खेत में। और दूसरा हम लोग का सीड ड्रिल है, जिसमें हम लोग इसमें डाल करके सीड को और चला देंगे ट्रैक्टर के साथ और वो क्या हो जाएगा, सीड उसमें बोआ जाएगा आपका खेत में। थर्ड हम लोग का पॉइंट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस पूछ देता है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है। ऑल द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। लगातार खेतों में फसल लगाने से क्या होता है, खेतों में कुछ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट का कमी हो जाता है और उस कमी को पूरा करने के लिए, ताकि प्लांट का ग्रोथ अच्छे तरीके से हो सके, हम लोग एक्सटर्नली उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। तो आप अगर नेचुरल सब्सटेंस से बने हुए न्यूट्रिएंट को यूज करेंगे तो वो मैन्योर कहलाएगा, अगर लैब में बना है, आर्टिफिशियल है, तब वो फर्टिलाइजर कहलाएगा। Naturally, plant gets these nutrients through soil, but if farmer continuously grow crop without any gap, then nutrient get depleted after some time, and the healthy growth of crop nutrient must be added externally। अब देखिए, लगातार एक ही तरह के फसल लगाने की वजह से या खेत को खाली नहीं छोड़ने की वजह से क्या होगा कि उसमें धीरे धीरे न्यूट्रिएंट का कमी हो जाएगा। तो उसकी कमी को दूर करने के लिए हम लोग उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मैन्योर को डिस्क्राइब किया है, जिसमें मैंने लिखा है इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, ठीक है। प्लांट और एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोज करने का जो सब्सटेंस मिलेगा जो कि प्लांट के ग्रोथ में मदद करेगा, वो क्या कहलाएगा, मैन्योर कहलाएगा। यहाँ पे आपको ये याद रखना जरूरी हो जाता है कि जब हम लोग खेत में मैन्योर डालते हैं तो उससे मिट्टी को क्या क्या फ़ायदा होता है। तो ये मिट्टी के टेक्स्चर को बढ़िया बनाता है और इसके साथ ही वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, वाटर रिटेनिंग मतलब वाटर को कितने देर तक होल्ड करके रख सकता है, इसको भी ये इम्प्रूव करता है। फर्टिलाइजर उसके बाद हम लोग देखेंगे, देज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। एग्जाम्पल इसका है NPK, एग्जाम्पल पूछ दिया जाता है। NP का फुल फॉर्म जैसे N4 हो गया आपका नाइट्रोजन, P4 आपका हो गया फॉस्फोरस एंड K4 हो गया पोटासियम, यूरिया etc। फर्टिलाइजर मस्ट बी यूज्ड आफ्टर सॉइल टेस्ट बिकॉज इट रिकम्प्लिस पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब देखिए, पार्टिकुलर फर्टिलाइजर पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करता है। तो जब भी आप खेत में फर्टिलाइजर डालने के लिए डिसाइड करें तो सबसे पहले आप सॉइल टेस्ट करा लें। जहाँ तक मैंने देखा है, किसानों को खेतों में डालते हुए वो अपने मनमाने तरीके से खेत में डालने के लिए फर्टिलाइज़र बाई करके ले आते हैं शॉप से, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सॉइल टेस्ट करा लेना है, ताकि आपको पता चले कि आपको किस न्यूट्रिएंट का कमी है सॉइल में और उसी न्यूट्रिएंट को डालें। मनमाना तरीके से जो मन में आ रहा है डालने से आपका क्या होगा, कॉस्ट भी बढ़ जाएगा और आपको उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि जो मौजूद है पहले ही से सॉइल में आपका न्यूट्रिएंट, वो प्लांट को देने का कोई फ़ायदा है नहीं। Excessive use of fertilizer made soil less fertile. When fertilizer mix with different water source, it pollute them, ठीक है।
अगर हम लोग फर्टिलाइज़र लगातार यूज कर रहे हैं और पानी जब खेत में देते हैं तो उसके बाद वो पानी के साथ दह करके चला जाएगा वाटर सोर्स में और वो उसको पॉल्यूट कर देता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको ज़रूर देख लें, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। सबसे पहला इसमें पॉइंट है फर्टिलाइज़र इज़ मैन मेड। वहीं पर अगर बात करें मैन्योर का, मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। रेसिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ जो कुछ पार्ट है, पत्ता होता है, डाल पत्ता गिर गया वो। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। Fertilizer are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrients. उसके बाद हम लोग का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज़ द टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच डिफरेंट क्रॉप ग्रोन अल्टरनेटिवली इन द सेम फील्ड। क्रॉप रोटेशन हेल्प इन द रिप्लेनिश ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट। देखिए, तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है, एक ही खेत में फसल को अदल बदल करके बार बार लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। और इसके बीच में फील्ड को कुछ दिन तक के लिए खाली भी छोड़ दिया जाता है और ये क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट यूज करता है प्लांट उसको फिर से स्थापित होने में, रिप्लेनिश होने में मदद करता है। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, ये आपका 3 नंबर में पूछा जा सकता है। मैन्योर खेत में देने का एडवांटेज क्या है, इनहेंस सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पहला। दूसरा है मेक द सॉइल पोरस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टू द सॉइल। तीसरा इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और लास्ट हम लोग का होगा इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सॉइल। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे इरिगेशन का, पानी पटाने का। खेत में हम लोग पानी कैसे देंगे और पानी क्यों देना पड़ता है। दिस इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज प्रोवाइडेड टू द क्रॉप फील्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो प्लांट का, क्रॉप का प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी देते हैं। जितने प्लांट को जितना अमाउंट में, जितना क्वांटिटी में पानी चाहिए उसी हिसाब से हम लोग पानी देते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे पैडी फील्ड में, धान के खेत में जब तक वो फसल लगा रहता है, काटने से 2 सप्ताह 3 सप्ताह पहले तक उसमें पानी भरा रहता है हमेशा, ताकि उसका अच्छे से ग्रोथ हो सके। लेकिन वही गेहूं का बात करें तो इस तरह का आप नहीं देखेंगे। प्लांट कॉन्टेन नियरली 90% ऑफ वाटर, ये आपको याद रखना है। प्लांट में कितना पानी होता है, 90%। वाटर प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करेंट। अब वाटर का काम क्या है, ये क्रॉप को बचाता है बहुत ज़्यादा ठंड से और हॉट एयर करेंट से, गर्मी के मौसम में जो लू चलता है उससे भी बचाता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अगर बात करें टाइम का और फ्रीक्वेंसी का, मतलब कब पानी देना है और कितनी मात्रा में देना है, ये अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग होता है। सॉइल टू सॉइल, ये सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है और सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। सोर्स ऑफ इरीगेशन का बात करें तो एक तो ट्रेडिशनल हो जाएगा, दूसरा हम लोग का मॉडर्न हो जाएगा। ट्रेडिशनल में बात करें तो मोट होगा, चेन पंप होगा, ढेकली होगा, राहट होगा। और अगर मॉडर्न का बात करें तो स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम। आपको मॉडर्न ही पूछ दिया जाता है। इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन। द वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन वेल, कुआं, लेक्स or canal is lifted by the different method and put into field. Cattle and human labor is used in this method. These methods are cheaper but less efficient. इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सबसे पहले आप ढेकली यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा हम लोग का है चेन पंप, उसके बाद हम लोग का है मोट और लास्ट में हम लोग का है राहट। और उसी तरह से हम लोग मॉडर्न में देखेंगे। दिस इज द मेथड इन विच मॉडर्न टूल एंड टेक्निक्स आर यूज्ड। इट हेल्प टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, मतलब इसमें ज़्यादा पानी का वेस्टेज नहीं होगा। इसमें सबसे पहला हम लोग का है स्प्रिंकलर सिस्टम, जनरली यूज्ड इन द अनइवन लैंड। ये कहाँ पे यूज होता है, वैसे ज़मीन पे जो कि क्या है, बराबर नहीं है, अनइवन है। और परपेंडिकुलर पाइप, यहाँ पे परपेंडिकुलर मैंने बताया, पाइप दिखाया है किस तरह से परपेंडिकुलर रहेगा। पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल, नोजल क्या होता है, रोटेट करते रहता है, घूमते रहता है, ताकि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग समय में पानी फेंके। ऑन द टॉप आर ज्वाइंटेड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। वाटर गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप लाइक रेनिंग। जिस तरह से बारिश होता है उसी तरह से पानी भी उसके ऊपर छीटा जाएगा। इट इज़ यूजफुल फॉर लॉन, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सम अदर प्लेसेस। आपको याद रखना है कहाँ पे हम लोग स्प्रिंकलर का यूज़ कर सकते हैं, तो लॉन और कॉफ़ी प्लांटेशन में, जहाँ पे टी और कॉफ़ी का होता है, खेत लगता है। ये सबसे ज़्यादा वाटर इफिशिएंट है, जिसको हम लोग ड्रिप सिंचाई कहते हैं, जिसमें क्या होता है, पेड़ के जड़ के पास बूंद बूंद करके पानी गिरता है, जितना ज़रूरत होता है प्लांट को उतना ही पानी दिया जाता है। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। ठीक है, प्लांट के रूट के पास थोड़ा थोड़ा पानी गिराया जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। दिस सिस्टम इज़ वेरी वाटर इफिशियंट, और ये बहुत ही ज़्यादा वाटर इफिशियंट सिस्टम है। उसके बाद अगर बात करें प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड, वीड का मतलब होता है प्लांट के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में खरपतवार कहते हैं।
उससे हम लोग प्लांट को कैसे बचाएंगे। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट ग्रोन इन क्रॉप फील्ड एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट एंड वाटर प्रोवाइडेड टू द प्लांट्स। ठीक है, ये अनवांटेड प्लांट होते हैं जो फसल के साथ साथ ग्रो कर जाते हैं खेतों में, और खेतों में ग्रो करने के बाद ये प्लांट के साथ compete करते हैं न्यूट्रिएंट्स और पानी के लिए, और ये प्लांट को, आपके क्रॉप प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है वीडिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। फार्मर अडॉप्ट मेनी वेज ऑफ वीडिंग, जिसमें सबसे पहला है टिलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप हेल्प इन द अपरूटिंग एंड किलिंग वीड्स। सबसे पहला तरीका क्या है कि जब आपको पहला स्टेप मैंने बताया था, उसमें क्या बताया था कि खेत में मिट्टी को क्या करते हैं हम लोग, पलटते हैं, टिल्टिंग करते हैं। उससे क्या होगा, आपका वीड भी मिट्टी के साथ साथ कवर जाएगा, क्योंकि उन सब में फाइब्रस रूट होता है, रूट ज़्यादा डीप जाता नहीं है, तो वो निकल जाएगा मिट्टी से, और उसके बाद वो सूख करके मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और वही खाद भी बन जाएगा बाद में। तो ये सबसे पहला स्टेप हुआ। दूसरा हुआ, बेस्ट टाइम टू रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर द प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। अब ये क्यों होगा फ्लावर और सीड बनाने के पहले हटाने का तरीका, क्योंकि जैसे ही फ्लावर और सीड बन जाएगा, डिस्पर्स कर जाने के बाद क्या होगा, उसमें पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम भी वो आपका ग्रो कर जाए। तो उसको पहले ही, जब वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुँचे, उसके पहले ही उसको निकाल करके हटा देना चाहिए। द मैनुअल रिमूविंग, अपरूटिंग और कटिंग क्लोज टू द ग्राउंड इज डन विथ खुरपी। खुरपी, जिन्होंने हल्का फुल्का खेती किया होगा या प्लांट लगाया होगा उन्हें पता है होगा खुरपी क्या होता है। एक मेटल का बना हुआ होता है, पतला नुकीला, जिससे हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को लूज़ करते हैं और प्लांट को उसमें से निकाल लेते हैं अंदर से। दूसरा हम लोग का सीड ड्रिल, इसका हम लोग यूज सीड बोने में भी करते हैं, और वीड को अप्रूट करने में भी करते हैं। ग्रोथ ऑफ वीड आर कंट्रोल बाई सम स्पेसिफिक केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड। अब वीडिसाइड एक मैन मेड आर्टिफिशियल दवा होता है जिसको हम लोग छिड़कते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किसान एक वीडिसाइड का स्प्रे कर रहा है। वीडिसाइड आर डाइल्यूटेड विथ वाटर एंड स्प्रेड ओवर द क्रॉप। इसको पानी के साथ मिला करके फसल के ऊपर छीट देते हैं, जिससे क्या होता है, वीडिसाइड मर जाता है, लेकिन फसल को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। दिस आर पॉइजनस टू ह्यूमन्स, सो प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग इट्स यूज़। ये इंसान के लिए हानिकारक और ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए प्रिकॉशन करना ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आदमी ने मास्क पहना है, और अब आप स्पेक्टिकल्स का भी यूज कर सकते हैं, गॉगल्स का, ताकि आपको कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। उसके बाद हम लोग का आता है नेक्स्ट में हार्वेस्टिंग। दिस इज़ द प्रोसेस इन विच प्रिपेयर्ड और मैच्योर क्रॉप्स आर कटेड डाउन विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड मशीन्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब जो फसल पक करके तैयार हो गया, हम लोग का काटने लायक हो गया, उसको हम लोग काट करके प्लांट को ज़मीन से अलग कर देंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसको हैंड टूल से हम लोग काट सकते हैं, जिसको हम लोग सिकल कहते हैं। सिकल को हिंदी में हम लोग हंसुआ कहते हैं। और दूसरा मशीन है जो कि हम लोग का हार्वेस्टर कहलाएगा। क्रेल्स क्रॉप टुक 3 to 4 month टू मैच्योर। अगर अनाज का बात करें तो 3 से 4 महीना में अनाज का फसल तैयार हो जाता है। उसके बाद है थ्रेशरिंग। दिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रेन सीड सेपरेटेड फ्रॉम द काफ। ठीक है, यह प्रोसेस है जिसमें हम लोग ग्रेन सीड को काफ मतलब भूसे से अलग करते हैं। थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ कंबाइन। देखिए आप यहाँ पे कंबाइन का, यहाँ पे मैंने पिक्चर डाल दिया है। कंबाइन से थ्रेसिंग भी होता है और हार्वेस्टिंग भी होता है। कंबाइन वर्क एज बोथ थ्रेसर एंड हार्वेस्टर। सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम काफ इज डन विद द हेल्प ऑफ विनोइंग ऑन स्मॉल स्केल। अगर छोटे छोटे स्केल पर बात करें तो हवा दे करके भी हम लोग भूसे को अनाज से अलग कर सकते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल, अब ये इंपॉर्टेंट है, एडिशनल इसमें दे दिया है कि जब भी फसल कटता है तो पीपल इसको सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल की तरह, और इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फेस्टिवल मनाया जाता है। जिसमें कुछ फेमस फेस्टिवल है नवयाना, पोंगल, दिवाली, बैसाखी, होली, बिहू। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट हम लोग का आ जाएगा स्टोरेज। हम लोग को स्टोर कैसे करेंगे, क्योंकि कितना भी मेहनत कर ले, अगर हम लोग अनाज को नेक्स्ट जनरेशन के लिए मतलब नेक्स्ट क्रॉप के लिए नहीं बचा के रख पाएँ, या फिर जितना भी हम अनाज प्रोड्यूस करेंगे उसको तो कंज्यूम कर नहीं सकते हैं, तो उसको स्टोर करके फ्यूचर यूज़ के लिए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आता है। आफ्टर द हार्वेस्टिंग द सीड ग्रेन मस्ट बी कीप सेफ फॉर फ्यूचर यूज़। ग्रेन गेट डैमेज बाय मॉइस्चर, नमी लगने से वो ख़राब हो सकता है, रैट उसको ख़राब कर देगा, इंसेक्ट ख़राब कर सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़राब कर सकता है। तो इन सभी से बचाना हम लोग का जिम्मेदारी है। द फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन कंसिस्ट सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, सो इट मस्ट बी ड्राइड वेल टू स्टोर सेफली। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी अनाज को स्टोर करने के पहले उसको सुखाया क्यों जाता है, क्योंकि जब फ्रेशली हम लोग ग्रेन को तुरंत काटते हैं तो उसमें कुछ मॉइस्चर मौजूद होता है, तो उसको स्टोर करने से पहले उसको सुखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर रहेगा तो वो क्या हो सकता है, स्प्राउट कर सकता है, अकुर सकता है, और उसमें पौधे ग्रो कर सकते हैं, जिससे वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, स्टोर करने का दो यहाँ पे मैंने तरीका दिखाया है। एक स्टोर हाउस है जिसमें सूती जूट के बोरे में उसको रखा गया है। दूसरा है सिलियोस, जो कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, इसमें अनाज को सेफली रखा जा रहा है।
ड्राइड नीम लीव्स, ये इंपॉर्टेंट है। ड्राई नीम लीव्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम एंड इट प्रिवेंट इंसेक्ट टू डिस्ट्रॉय ग्रेन्स। जो घून का मैंने बात कहा था, वो क्या करेगा, नीम का पत्ता उसमें डालने से वो उसमें नहीं लगेगा। एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं, इसके साथ ही हम लोग का टॉपिक खत्म हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट एनिमल्स सच एज काउ, हेन, गोट etc आर रियर्ड ऑन आवर डेली नीड ऑन लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पर अगर कोई जानवरों को पाल रहा है हम लोग के डेली नीड को पूरा करने के लिए, तो उसे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। यहाँ पे इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग था जो कि मैंने इंक्लूड कर रहा है। आज का वीडियो हम लोग का यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर करिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।